हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसेस सक्सेस। और ये हमारा जो है पार्ट 4 रहने वाला है आज का सेशन। और ये हम जो इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं 68 बीपीएससी का, उसका पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री डिस्कस की है। आज हम ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए थे 68 बीपीएससी में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस सेशन को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उससे प्रोबेबल क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। तो प्लीज़ करके आप इस जो सेशन है इसको आप पूरा देखें, और इससे पहले जो बीपीएससी सेशंस आए हैं उनको भी आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ इट्स माउंटेनस जर्नी एट अटोक द इंदस रिवर इज जॉइंड बाय विच रिवर फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो कह रहा है कि जो इंदस रिवर है, जब वो पहाड़ों से जब वो जर्नी पूरी करके जब वो प्लेन्स में आने वाली होती है, तो कहाँ पे आने वाली होती है? तो अटोक। तो अटोक क्या है, कौन सी जगह है? अटोक एक जगह है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान में अटोक जगह पड़ती है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ पे इंदस की जो है वो माउंटेनस जर्नी हो जाती है ख़त्म, और फिर ये उतरती है प्लेन्स में। तो यहाँ पे अफगानिस्तान की कौन सी रिवर आके इंदस को ज्वाइन करती है? तो आपके ऑप्शंस हैं अमू दरिया, काबुल रिवर, हेलमंद रिवर, मोर देन वन, या फिर नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काबुल रिवर। तो जो काबुल रिवर है वो अफगानिस्तान, ये जो है ये ईस्ट अफगानिस्तान में पहली बात तो बहती है, और ये आकर के इंदस में एज ए मेन ट्रिब्यूटरी जुड़ती है। तो ये भी अगर पूछ ले कभी आगे क्वेश्चन की क्या काबुल रिवर इंदस की ट्रिब्यूटरी है, तो यस, इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस एंड इट जॉइंस एट अटोक। तो इन बातों को याद रखेंगे, इनको आप लिख के चलेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च्ड इन 1973। तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है 1973 में लॉन्च हुआ था, जो कि पब्लिसाइज हुआ था वाइल्ड लाइफ कैंपेन, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो कैंपेन चालू हुआ था 1973 में, इनमें से कौन सा है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी लायन प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी सुंदरबन प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो अगर हमें डेट पता होती है जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको आराम से हम कर पाते। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में आया था। इससे जस्ट पहले जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, और इसी के अंदर जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनको जो है एक लीगल स्टेटस हम कह सकते हैं, वो इसके अंदर ही प्रोवाइड किया गया था। इसी में बात की गई थी कि हम इनको जो है एस्टैब्लिश करेंगे। तो वो हुआ था 1972 में, और इसके बाद से जो बड़ा काम हुआ है वो हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट एलिफेंट करके था, वो हुआ था 1992 में। और ये जो आप देख पा रहे हैं लायन प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली पीएम मोदी ने 2020 में लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, पहली बात तो प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में हुआ था। 1973 यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी बात कर रहा है, बट ये लायन प्रोजेक्ट है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये हुआ है 2020 में हुआ है लॉन्च, और इसका जो मेन जो पर्पज़ है वो है कि ट्रांसलोकेशन करना लायंस का और भी जगह पे इन इंडिया, सो दैट जो इनका हैबिटेट है उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकें, द लायन हैबिटेट। तो ये ताकि जो है उनका अगर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, तो अगर सपोज़ किसी भी नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर कोई डिजीज़ फैलती है, तो ऐसा ना हो कि एक बार में पूरी जो पॉपुलेशन है वो स्वीप आउट हो जाए। तो इसलिए जो है लायन प्रोजेक्ट लाया गया है, ताकि हम उनका जो हैबिटेट है, उनका जो प्लेस टू लिव है, उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकें, और भी जगहों को हम रिकॉग्नाइज कर सकें, ताकि वहाँ पे हम ट्रांसलोकेट कर सकें लायंस को। तो इसमें जो मेन जो फैक्ट्स की बात थी, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 का। उससे पहले 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया,
जिसके अंदर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टैब्लिश करने के जो लीगल स्ट्रक्चर है वो मिला। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। तो ये ऐसे ही, ये जो डेट्स है ना ये पूछ ली जाती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इनको आप याद करके चलें, इनको नोट करते हुए चलें। और फिर लायन प्रोजेक्ट जो कि पीएम मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया था 2020 में, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लायन हैबिटेट के लिए था ताकि ट्रांसलोकेशन में आसानी हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहला है इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। दूसरा है द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेज विद द हाइट। तीसरा है क्वेश्चन ऑप्शन कि इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो ये लेयर्स ऑफ जो एटमोस्फियर है वो किस तरीके से स्टेशनड है। तो अगर हम ग्राउंड माने, ये सबसे जो पहला लेयर आता है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर इसके बाद जो नीचे लेयर आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद जो आता है इसको हम कहते हैं आयनोस्फियर। अगेन दिस इज ये जो कि थर्मोस्फियर के नाम से जाना जाता है। और जो टॉप वाला है ये होता है एक्सोस्फियर। तो ये कौन से हो गई, हो गई टॉप मोस्ट, और ट्रोपोस्फियर कौन सी हो गई, बॉटम मोस्ट। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट हो गई। अब पहले वाले में बोल रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर है वो टॉप मोस्ट है, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। पहली बात ये हो गई क्लियर। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं जो लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेज विथ हाइट। अच्छा, अब इसके जो लेयर्स हैं इनमें जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, जब हम ज़मीन से जब ऊपर चलते हैं ग्राउंड से ऊपर, तो जो टेम्परेचर है वो घटता है टिल ट्रोपोस्फियर का जो पार्ट है। उसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फियर में चलते थे फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है, डिक्रीज टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस। तो ये भी हो गया गलत। अब ऑप्शन हमारा जो सी था वो था कि एवरेज जो हाइट है उसकी 13 किलोमीटर है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर कि जो ग्राउंड से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होता है। ये जो लेंथ ये आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रोपोस्फियर। तो ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है एंड ये पोल्स हैं। तो पोल में आप देख पा रहे होंगे कि जो कम है इनकी हाइट जो है वो ट्रोपोस्फियर की कम है, बट यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। तो इक्वेटर पे इसकी जो हाइट होती है अप्रॉक्सीमेट होती है 18 किलोमीटर की, और पोल पे होती है 8 किलोमीटर की। तो ये जो एवरेज की बात कर रहा है ये इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करने की बात किया है। तो 18 + 8 26/2 तो 13 किलोमीटर। तो ये इसी में यही बात कर रहा है। तो ये हो गया इसका सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कि जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है। फिर जो ऑप्शन बी था एट दिस लेयर इंक्रीजेस नहीं, ये डिक्रीजेस होना चाहिए था। और ऑप्शन ए में टॉप मोस्ट नहीं बॉटम मोस्ट होना चाहिए था। तो अगर ये तीनों बातें अगर हैं, अगर आगे भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप ध्यान रखिए, समझदारी से ही करेंगे। और अगर आपको वीडियो तो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि और भी जो लोग को ज़रूरत है उन तक ये जो वीडियोज़ हैं पहुँच सकें, ताकि अगर उनके पास पैसे नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, गाइडेंस के लिए, तो भी वो अच्छे से कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम द पैंजे, पैंजे इज कॉल्ड व्हाट। तो कह रहा है कि जो दक्षिण जो कॉन्टिनेंट था, है ना, वो जो पैंजे को एक टर्म है उससे टूटा तो क्या बना। तो ऑप्शन ए है लॉरेशिया, ऑप्शन बी है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो अब इसको समझने से पहले हम ये जो टर्म है इसको हम देख लेते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर नाम के साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफिस्ट थे। उन्होंने बात बोली, उन्होंने एक टर्म थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इसमें उन्होंने जो बताने की कोशिश की वो की कि जो ये पूरा अर्थ में दो पार्ट में चीज़ें बटी हुई थी। ये वाला उन्होंने बोला कि ये लैंड है, ऑल लैंड, और लैंड इनको इन्होंने बोल दिया पैंजे, और जो वाटर है ऑल वाटर
इसको इन्होंने बोला पैंथेलेसा। क्या बोला? तो ये ऑल लैंड को तो बोला पैंजे और ऑल वाटर को बोल दिया इन्होंने पैंथेलेसा। ठीक है, अब इसमें जो पैंजे आप देख पा रहे होंगे, पैंजे को हम यहां बना लेते हैं, तो ये पैंजे है। तो ये ऐसे कुछ, इसको अगर हम ऐसे लेके चले, अप्रॉक्सीमेट मान के चले, तो जो नॉर्दर्न वाला जो पार्ट था, ये जब ब्रेक हुआ तो इससे बना यूरोप वाला पार्ट, फिर नॉर्थ अमेरिका इसी से बना, और एशिया का वो वाला पार्ट जैसे कि जो चाइना वाला पार्ट है, ये सब जो है ये ऊपर वाले पार्ट से बना। इसको हम कहते हैं लॉरेशिया। ये वाला जो पार्ट था लॉरेशिया था। फिर ये वाला जो पार्ट था इससे क्या बना? इससे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाला पार्ट। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड कहते हैं नीचे वाले पार्ट को, जिससे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका ये सब चीज़ें बनी। और जो लॉरेशिया जो था ऊपर वाला पार्ट, उससे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, रशिया, ये वाला जो पार्ट था इससे बना। तो अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो ये कह रहा है कि सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पैंजिया, तो अब पैंजिया का सदर्न वाला पार्ट ये हुआ। अभी जैसे टूटे तो क्या क्या चीज़ें बनी, है ना? तो अब उससे क्या बना होगा आप बताइए। तो हमने जो देखा लॉरेशिया तो नॉर्दर्न वाला था, तो ये हो गया एलिमिनेट। पैसिफिक ओशियन, तो ये फिर वाटर की बात कर दिया, तो ये पैंजिया का नहीं तो पैंथेलेसा का पार्ट होगा। समझ पा रहे होंगे आप। लेकिन जो बी है ऑप्शन, जो भी हमने देखा सदर्न वाला पार्ट, वो गोंडवाना लैंड इससे बना, सदर्न पार्ट पैंजिया से टूट के। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच का डिफरेंस, कि नॉर्थ में कौन सा था, साउथ में कौन सा था, और किससे कौन सा पार्ट टूट के बना। तो शायद आगे ये सवाल पूछ ले कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो किससे बना, तो वो लॉरेशिया से टूट के बना। बट एट द सेम टाइम जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका वाला जो पार्ट है, वो किससे टूट के बना, तो पैंजिया से। पैंजिया का कौन सा पार्ट? गोंडवाना लैंड का पार्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर व्हाट? सिचुएटेड नियर, तो जो आर्कटिक रीजन है हमारा, आर्कटिक का क्षेत्र, और जो अंटार्कटिक जो है महाद्वीप, वो किस रीजन के पास में, किस पार्ट में पड़ता है? तो ये बोल रहा है कि नियर सहारा डिजर्ट, जो सहारा जो मरुस्थल है, रेगिस्तान, उसके पास में है। दूसरा बोल रहा है द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तीसरा अमेजन बेसिन, और फिर चौथा है मोर देन वन, और आखिरी है ई, नन ऑफ द अबव। तो इसको, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इसको एक अर्थ मान के चलें। ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो पार्ट देख रहे हैं, दीज आर द पोल्स। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है ये वाला जो पार्ट है वो गर्मी वाला है, हीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे जो अर्थ रोटेट करेगी तो वैसे वैसे जो है सन की डायरेक्शन जो है वो बदलती रहती है। बट ये 23.5 से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक ही जो है उसका रेंज रहता है। अच्छा, फिर जो यहाँ पे जो सन की जो हीट पहुँचती है वो स्लैंटेड रेज में पहुँचती है, जिसमें क्या होता है कि रोशनी, एक तो रोशनी तो रहेगी बट जो हीट इंटेंसिटी है, एनर्जी रहती है, वो कम हो जाती है। क्योंकि एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया तो जो इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब ये वाला जो पार्ट होता है ये होते हैं कोल्डेस्ट रीजन्स। अब जो सहारा डेजर्ट की बात कर दिया, डेजर्ट मतलब कि वैसे ही हॉट होगा, ठीक है, और इसके बारे में पता भी है, अफ्रीका में पड़ता है। तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अमेजन बेसिन किस में है? ये तो साउथ अमेरिका में है ना। और ये यहाँ पे क्या है? अमेजन फॉरेस्ट हैं, तो ये भी कट गया। बट ये जो आर्कटिक, अब इस वाले पार्ट को हम कहते हैं आर्कटिक, और इसको कहते हैं हम अंटार्कटिक। तो अब ये किस रीजन में पड़ रहा है? तो ये पड़ रहे हैं पोल्स पे। कौन से पोल हैं? तो नॉर्थ एंड साउथ पोल। आई होप आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है वो नॉर्थ और साउथ पोल पर पड़ रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा माइक में इशू आया था।
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो म्यांमार के साथ में भारत की कौन कौन से जो प्रदेश हैं, स्टेट्स हैं, उनकी कॉमन बॉर्डर लगती है। तो इसके लिए पहले हमें जो है वो बॉर्डर एक बार मैप देखना पड़ेगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का। तो रिलेट करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है अपना सिक्किम वाला पार्ट, और यहाँ से अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक रफ डायग्राम है। कुछ ऐसा है। तो अब यहाँ पे हम नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। दिस इज पार्ट इज मेघालय, दिस वन इज, दिस इज असम। तो अब असम आप देख लो, ये म्यांमार वाला पार्ट है, दिस इज चाइना, ये वाला पार्ट क्या है, भूटान है। ये ऐसे आप जो है मैपिंग की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। अगर आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके उसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये म्यांमार है, असम कहीं भी नहीं लग रहा है, तो देखिए असम इसमें है, तो ये हो गया एलिमिनेट सबसे पहले। तो बाकी हमें कुछ देखना ही नहीं है, तो एक ऑप्शन तो हो गया हमारा एलिमिनेट। अब यहाँ पे जो पड़ता है ये वाला पार्ट है वो है अरुणाचल। अरुणाचल के बाद से यहाँ पे आता है नागालैंड, दिस इज मणिपुर, दिस इज मिजोरम, और ये जो है वो त्रिपुरा है। अब आपको क्लियर होगा मैप। तो ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो त्रिपुरा है और ये जो म्यांमार की जो बॉर्डर है वो यहाँ तक आती है ऐसे। फिर यहाँ से जो है बांग्लादेश का जो है पार्ट शुरू हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि त्रिपुरा जो है वो म्यांमार से नहीं लग रहा है, वो त्रिपुरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। अब जो ऑप्शन ए है, देखिए अरुणाचल प्रदेश ठीक है, नागालैंड ठीक है, मणिपुर ये दिख रहा है, और मिजोरम में दिख रहा है। तो चारों ही जो स्टेट्स हैं वो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, जो कि म्यांमार के साथ में अपने जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और ये जो पार्ट था, यहाँ बता दूं मैं आपको, ये सिक्किम का पार्ट था। तो सिक्किम का किसके साथ में, तो तिब्बत के साथ में और भूटान के साथ में और नेपाल, इधर नेपाल आता है। तो तीन के साथ में जो है ये बॉर्डर अपना शेयर करता है। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीन साइड में तीन कंट्रीज के साथ में अपने बॉर्डर शेयर कर रहा है, और साउथ में जो है वो इंडिया वाला पार्ट हुआ। तो ये क्या है, तो ये जो स्टेट है ये इसका नाम सिक्किम है, जो कि इसके वेस्ट में आता है नेपाल, ईस्ट में भूटान, एंड जो नॉर्थ है वहाँ पे तिब्बत, जो ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना है, वो लाई करता है। तो अब आपको क्लियर होगी बात ये। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट, दुनिया का सबसे रिच रीजन किस चीज़ के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंप्राइजिंग ऑफ 21 आइलैंड्स विद एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर एनवायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेज एंड मैनग्रोव्स। देखो कितना रिच जगह है ये, जो जिसकी भी डिस्क्राइब किया है इन्होंने। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन जगह पे जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं और ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट जगह मानते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो आपके जो ऑप्शन है वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और ये गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, पहली बात तो ये मरीन नेशनल पार्क है। एक बात, इसको नेशनल पार्क का जो है कब मिला स्टेटस, वो मिला 1986 में, और बायोस्फीयर रिजर्व का कब मिला स्टेटस, तो वो मिला 1989 में। और जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला पार्ट ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये साउथ ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो भी रीजन है शोर वाला पार्ट, वो वाला पार्ट जो है गल्फ ऑफ मन्नार का पड़ता है। और ये वन ऑफ द रिचेस्ट है, उसके रेस्पेक्ट में ही आए दिन हमें जो है वो डिस्प्यूट्स कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिलती रहती हैं। क्योंकि ये सपोज करें ये इंडिया है, दिस इज़ चाइना, तो दिस वन इज़ पार्ट इज़ गल्फ ऑफ मन्नार वाला पार्ट। और जो भी अब
ट्रेड के रिस्पेक्ट में लोग कहते हैं कि यहाँ से जो शिप्स हैं उनके जाने का रास्ता बनाया जाए, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसलिए जो मना करते रहते हैं क्योंकि अगर यहाँ से रास्ता बना देंगे तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये डिसरप्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो इसका आंसर है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। बट इस साथ में हम बाकी जो दोनों ऑप्शन उनके बारे में देख लेते हैं। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये उत्तराखंड में पड़ता है और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट 1981 में एज ए नेशनल पार्क ये बना था। सुंदरबंस कहाँ पड़ता है, तो सुंदरबंस इज इन वेस्ट बंगाल वाला पार्ट प्लस बांग्लादेश का कुछ पार्ट। तो सुंदरबंस इज इन वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश। तो आई होप को यह बात क्लियर हो गई। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो उनको आप लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन डू यूपी एंड बिहार फॉल, कि कौन से क्लाइमेट रीजन में यूपी बिहार फॉल करते हैं एज पर किसके अकॉर्डिंग, कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम। कोपेन ने जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम दी है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, कि उन्होंने किस तरीके से वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिवाइड किया है अलग अलग लेटर्स के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग जो यूपी बिहार हैं वो किस रीजन में पड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है CWG, ऑप्शन बी इज AW, ऑप्शन सी इज DFC एंड ऑप्शन डी इज मोर देन वन, ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप कर पाएंगे इसको। जैसे कि जो हम ये जो आप पहला जो लेटर देख रहे होंगे ना, ये बताता है किसी भी जगह की मेन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड, सूखी जगह। तो जो इसमें जो सी दिख रहा है आपको, ये बताता है टेम्परेट वाला पार्ट। टेम्परेट मतलब कि और सब ट्रॉपिकल। एट द सेम टाइम जो ए है वो बताता है ट्रॉपिकल, जो डी है वो बताता है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल बताता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट देख रहे होंगे टेम्परेट, ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल बता रहे हैं, A, C एंड D। उसके बाद जो आप W देख पा रहे होंगे, W देखिए दोनों में W है, तो इसका मतलब होता है ड्राई विंटर। तो इसको आप मिला के पढ़िए, तो टेम्परेट विद ड्राई विंटर, ट्रॉपिकल विद ड्राई विंटर। अब ये अगर हम देखें एक बार इंडिया का जो मैप है, तो यहाँ से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है और यूपी एंड बिहार वाला जो पार्ट है वो ऊपर पड़ता है, मतलब कि सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है, पहली बात तो। और उसके बाद से हमारे यहाँ जो विंटर्स होती हैं दे आर ड्राई वन। बहुत कम ही स्पेल होता है जब वहाँ पे बारिश हो रही है, वो भी एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जब विंटर होता है तब हमें थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिल जाता है, वरना ये ड्राई ही रहता है। ठीक है, तो ये जो दो बातें हैं, और प्लस तो ये टेम्परेट हो गया। और ये जो बी ऑप्शन था ए, ये है ट्रॉपिकल की बात। ट्रॉपिकल दिस वन रीजन इज, हम यहाँ पे लाई नहीं कर रहे हैं तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। उसका जो डी है कॉन्टिनेंटल की बात कर रहा है। कॉन्टिनेंटल मतलब नियर द सी शोर। तो जो अपने आइलैंड नेशंस हैं उनके एस्पेक्ट में बात की जाती है, तो ये भी हमारा हो गया, हट गया। तो हम वी आर लेफ्ट विद ए, डी एंड ई। अब मोर देन वन भी नहीं हुआ क्योंकि दो तो कट ही गए, और जो नन ऑफ द अबव है वो नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है टेम्परेट। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल, इसको जो कहते हैं ये CWG को, CWG इज नोन एज मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। और जो यूपी बिहार का जो रीजन है, यूपी बिहार के साथ में और भी जो रीजन आते हैं जैसे कि पंजाब वाला पार्ट, हरियाणा वाला पार्ट, ये भी जो है इन्हीं के अंदर पड़ता है, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर्स के। इसका क्या है कोड, वो है CWG। इसको आप याद करके लिख लीजिएगा क्योंकि और किसी का तो नहीं पूछेगा, बट हाँ CWG जरूर पूछ लेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स। तो कह रहा भारत की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो समुद्र की तरफ कितने नॉटिकल माइल्स या फिर किलोमीटर तक जो है वो एक्सटेंड करती है। कहाँ से, कोस्ट से, तट से लेके कहाँ तक। तो ऑप्शन है 16 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 10 नॉटिकल माइल्स, मोर देन वन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसके आंसर से पहले एक बार हम जो ये फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं।
तो ये कोस्ट की बात कर रहा है, तो सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमारा कोस्ट है बेस लाइन। तो ये जो टेरिटोरियल लिमिट की बात है, ये यहाँ से इस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक हम टेरिटोरियल वाटर्स में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? तो टेरिटोरियल वाटर्स में काउंट करते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। और यहीं से आगे 12 नॉटिकल माइल्स अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। तो मतलब कि यहाँ से कितना हो गया है? ये हो गया 24 नॉटिकल माइल्स। तो ये भी सपोज क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्टिग्यूअस जो जोन है वो कोस्ट से कितना, मतलब बेस लाइन से कितना है, या फिर टेरिटोरियल वाटर से बियॉन्ड कितना होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर से बियॉन्ड और कोस्ट से लेके 24 नॉटिकल माइल तक होता है। अब इसके बाद जो फाइनल हमारे पास होता है वो है ये होता है 200 नॉटिकल माइल्स, और इसको हम कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो EEZ होता है फ्रॉम दिस बेस लाइन। तो ये आपको बात क्लियर होगी कि जो सबसे पहला टेरिटोरियल वाटर्स था वो था कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिग्यूअस जो है वो कोस्ट लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स, और जो EEZ है वो कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। अब शायद ये भी पूछ सकता है आगे चल के कि 1 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर्स होते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो 1.8 किलोमीटर्स होते हैं 1 नॉटिकल माइल्स में। तो अगर वहाँ पे अगर पूछ ले कि कितने किलोमीटर में, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वरना अगर नॉटिकल माइल में अगर डायरेक्ट है तो आप इनके अकॉर्डिंग आंसर को लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, अगर टेरिटोरियल लिमिट की बात करें तो टेरिटोरियल वाटर्स ये है 12 नॉटिकल माइल, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 12 नॉटिकल माइल्स तक। आई होप अब आपको ये बात जो है क्लियर होगी। ये जो कंसेप्ट है नॉटिकल माइल्स का, टेरिटोरियल वाटर्स का, इनको आप समझ के अभी चलेंगे तो आगे अगर आपको मेंस में भी ये हेल्प करेगा आंसर लिखने में, जो फॉर्डर पॉइंट्स के लिए इनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व्स इन इंडिया। तो कह रहा है कि कौन से इनमें से जो फॉलोइंग रिवर वैलीज हैं वो रिच है, किस में रिच है? कोल रिजर्व्स में। तो जो कोल की जो खदान है उनमें ये रिच हैं। तो ये पहला ऑप्शन है दामोदर वैली, सोन रिवर वैली, फिर सी है महानदी रिवर वैली, या मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोर देन वन, क्योंकि जो तीनों ही जो हैं रिवर वैलीज, यहाँ पे कोल रिजर्व्स बहुत ही हाई अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए तीनों ही आंसर हैं, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री से रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही है शुगर इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में। पहला है इट इज़ ए वेट लूजिंग इंडस्ट्री, मतलब कि ये जो इंडस्ट्री है ये वेट लूजिंग है। अब वेट लूजिंग अभी आपको मतलब बताता हूँ मैं। दूसरा है महाराष्ट्र हैज़ एमर्ज्ड एज लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री। ये जो महाराष्ट्र है वो शुगर प्रोड्यूसर में जो है और लीडर बन चुका है। फिर थर्ड है जो यूपी है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। फिर ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन, ऑप्शन ई है नन। तो ये जो वेट लूजिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेट लूजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे समय, टाइम और प्लेस, ये अगर इंडस्ट्री से जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि शुगर, अब जगह शुगर कहाँ से निकलता है? तो शुगर केन से निकलता है। तो अगर शुगर केन जहाँ पे उगाए जा रहे हैं और इंडस्ट्री जहाँ पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो अगर ये मायने रखता है, ये मैटर कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। मतलब कि अब जैसे कि शुगर केन यहाँ पे उगाए गए और यहाँ पे ले जाने में अगर हो गया समय, तो क्या हुआ, उनके अंदर जो वाटर होता है ना वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो वाटर सूखने लगा तो पहले अगर वेट उसका 1 kg था तो अब कुल मिला के 800 ग्राम हुआ। तो क्या हुआ, इसका वेट 200 ग्राम से हो गया कम। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है वेट लूज कर रही है। तो इसीलिए क्या होता है, जो जहाँ पर शुगर केन उगाया जाता है और जो शुगर की जो मिल्स होती हैं वो बहुत पास ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होती हैं, सो दैट हम मैक्सिमाइज कर सकें प्रोडक्शन को। तो पहली बात ठीक है कि जो है ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र हैज़ एमर्ज्ड, तो ये बात भी सही है एकदम। क्यों? क्योंकि इस समय टॉप पे अगर हम शुगर में देखें तो महाराष्ट्र है।
और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है यूपी। बट अगर शुगर केन में देखें, टॉप शुगर केन, तो ये है यूपी और सेकंड पे कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि टॉप पे शुगर में तो महाराष्ट्र है, बट शुगर केन में जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे ये बात भी सही हो गई कि सेकंड नंबर पे शुगर यूपी है शुगर में, तो ये बात भी सही। तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर हुआ मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब आंसर है इसका डी। तो इन बातों को भी आप पेपर में बैठ के बहुत ध्यान से करेंगे, क्या पता इनमें से 2 से ज़्यादा से भी सही हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने पहला पढ़ा वेट लॉसिंग दिख रहा है तो उसको आपने मार दिया सही, आपको और भी दोनों पढ़ने हैं और श्योर हो के फिर आपको आंसर इसका लगाना है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर, जब गर्मी जब खत्म होने वाली होती है, देयर आर प्री मानसून शॉवर्स, मानसून के पहले की जो वर्षाएं हैं जिनको विच आर कॉमन, बहुत कॉमन फिनोमेना है कहाँ पे? केरल में और कोस्टल एरियाज, जो तट वाला पार्ट है कर्नाटक का, वहाँ पे। इनको हम लोकली क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है ब्लॉसम शावर्स, दूसरा है नॉर्वेस्टर, ऑप्शन नंबर सी इज मैंगो शावर्स, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव। तो ये जो प्री मानसून शावर्स हैं इनको हम केरल और कोस्टल एरियाज में तो हम इनको बोलते हैं मैंगो शावर्स। और मैंगो शावर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं राइपनिंग ऑफ मैंगोज में, इसलिए इनका नाम पड़ गया मैंगो शावर्स। ये नॉर्वेस्टर जो है, अब ये हमने देख लिया कहाँ पे? केरल एंड कोस्टल पार्ट ऑफ कर्नाटक में। तो जो नॉर्वेस्टर है ये आपका बिहार, वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में जो है फ्लो करती है नॉर्वेस्टर्स। इनका जो जनरल नेम है और भी इनको हम बोलते हैं काल बैसाखी, काल बैसाखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसके अलावा ये जो आप ब्लॉसम शावर्स देख रहे हैं, तो ब्लॉसम शावर्स है विद रिस्पेक्ट टू कॉफ़ी मतलब कि चेरी ब्लॉसम्स, चेरी ब्लॉसम के रिस्पेक्ट में होता है। और ये वाला भी कौन सा पार्ट है? तो ये कर्नाटक एंड सम पार्ट ऑफ केरल है, कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ केरल। अब ये किस लिए हेल्प करते हैं? तो ये कॉफ़ी के राइपनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं ब्लॉसम शावर्स। मैंगो शावर्स जो हैं वो मैंगोज़ के लिए हेल्प करते हैं। और जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि केरल और कोस्टल एरियाज़ में जो है मैंगो शावर्स बहते हैं। इनको ये हैं क्या? तो ये प्री मानसून शावर्स है। तो शायद जो अगले साल जो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ब्लॉसम शावर्स, मैंगो शावर्स किन के नाम है? तो ये प्री मानसून शावर्स है, मानसून से पहले होने वाले शावर्स, ये नहीं कि मानसून के बाद में हो रहे हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेयर इज़ मेनली हीटेड बाई, कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मेनली किस चीज़ से वो गर्म हो रहा है? तो ऑप्शन ए है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, फिर है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको पहले हम देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रेडिएशंस की बात कर रहा है वो क्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, अपना सुंदर सा सन। ये हम मान लेते हैं हमारी मदर अर्थ, और ये मान लेते हैं ये हमारा है एटमॉस्फेयर, एज ए ब्लैंकेट काम कर रहा है। अब सन की तरफ से रेज आ रही हैं, जो सन से जो रेज आती हैं इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो तो होता है हाई, बट जो वेवलेंथ होता है वो होता है लो। तो ये कौन से हुई हैं? ये हो गई शॉर्ट वेव। जो पहली बात देख रहे हैं हम शॉर्ट वेव, तो जो इनकमिंग है, इनकमिंग, और ये जो ऊपर से सन से आ रहे थे उनको हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। इनका है क्या? शॉर्ट वेव है। अच्छा, अब ये जो शॉर्ट वेव जब ये पड़ी आके अर्थ पे, तो अब कुछ पार्ट तो अर्थ के जो है वो सरफेस अब्जॉर्ब करती है, बाकी फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है ज़्यादा, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कम। जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो इनको हम क्या बोलेंगे?
इनको हम बोलेंगे लॉन्ग वेव जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो अब क्या हमें देखने को मिला कि जो ऊपर जो सोलर से जो आ रही है उनको कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, क्योंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है। बट जो रिफ्लेक्टेड है हमारे यहाँ से वापस जो जा रही है उनका क्या है, उनका वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। इनको हम कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसकी खास बात क्या है कि जो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है इसके लिए होता है ट्रांसपेरेंट, और बट जब यहाँ से जब ये जा रही है रिफ्लेक्ट होके अर्थ के सरफेस से, तो इसको ये बाहर नहीं जाने देता है, तो इनको ये कर लेता है ट्रैप। तो ये हो जाती है ट्रैप्ड इन एटमॉस्फेयर। अब जब ट्रैप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये क्या करेंगे कि इस वाले जो रीजन का है पूरे इसका बढ़ाएंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाएंगी। अब जब टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो अब एक ये तो अच्छी भी चीज़ है, गुड और बैड। गुड क्यों, अगर ये इसको भी अगर ये रिफ्लेक्ट कर देगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाएगा। बट बैड क्या है कि अब क्या हो गया है कि अब आर्टिफिशियल तरीके से हमने जो है गैसेस वगैरह बना ली हैं, कार्बन का इतना ज़्यादा अब वो रिलीज़ होने लगा, एमिशन होने लगा है कि बहुत ज़्यादा जो है हीट बढ़ गई है। एक तो ये जो रेडिएशन की वजह से, प्लस और भी वो ट्रैप कर लेता है कार्बन। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो हम देख पा रहे हैं प्रॉब्लम, वो भी इसी की रीज़न है। बट ये जो रीज़न है ये अपने आप में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रख रहा है। बट ये जो अब के समय में जो एंथ्रोपोजेनिक जो कि ह्यूमन कॉज रीजन्स हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे हैं और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होने लगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था कि जो एटमॉस्फेयर किससे गर्म, किसकी द्वारा मेनली हीट हो रही है, तो जो ये वापस जो जा रही है, क्योंकि ऊपर के लिए तो ये जो है ट्रांसपेरेंट थी। तो जो करेक्ट इसका आंसर है वो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो वापस जा रही है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उससे जो मेनली हीट होती है। और अब क्या हो गया है कि मोर कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी हमें इसलिए देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अब हम आ गए इस क्वेश्चन सेशन के एंड पे। तो थैंक यू अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो, और ये आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारा जो चैनल है स्टेट पीसीएस सक्सेस को भी आप सब्सक्राइब करें। और ऑन टेलीग्राम हमारा एक चैनल है स्टेट पीसीएस सक्सेस MCQ के नाम से, इसमें हम MCQ डालते रहते हैं, इनको आप जाके सॉल्व करें। और ये यूपी PCS लेवल, MPSC BPSC लेवल के ही होते हैं, PSC लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी बढ़ेगी, और अगर एक्यूरेसी बढ़ेगी तो अगर नेगेटिव मार्किंग है भी पेपर में, तो भी आप एक्यूरेटली जो है वो 110+ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आएंगे और वो सही निकलेंगे, ताकि आप कंफर्टेबली प्रीलिम्स को क्लियर करके आप मेंस की तैयारी कर सकेंगे। तो आई होप ये आपको जो सेशन अच्छा लगा हो। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।